चलो भाई स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। पहली चीज डिस्क्लेमर कि आंखों में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर, आपका चैप्टर का नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। नाम तो सुना होगा, शुरुआत ही ठीक से हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते बाहर गधा ढेंचू ढेंचू करता है, तो बोला जाता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बोला जाता है। अब सोच लो, गधे को समझ में आ गया इसका मतलब, लेकिन जो बच्चे बैठे हैं उनको ये बात नहीं समझ में आई। मतलब गधे को भी ये लग गया कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बच्चों को नहीं पता चल पाया। तो कोशिश है बच्चों को क्या बनाने की, गधा। देखो स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी बिजनेस एंटिटी को अपने बिजनेस की सही सही प्रॉफिट सिचुएशन पता चल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बिजनेस एंटिटी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टूटी हुई है, किसमें, हमारे बिजनेस में 10 डिपार्टमेंट्स हैं। 10 डिपार्टमेंट का मतलब, तुम लोगों ने देखा होगा जो सुपरमार्केट्स होते हैं या जो मॉल्स आजकल खुल रहे हैं, उसमें ग्राउंड फ्लोर पर आपकी ग्रोसरी का सामान है, फर्स्ट फ्लोर पर हाउस कीपिंग और हाउस क्लीनिंग का सामान है, इस तरह की चीजें। सेकंड फ्लोर पर आपके डिफरेंट क्लोथिंग का सामान है, किड्स गारमेंट, फोर्थ फ्लोर पर कुछ और, फिफ्थ फ्लोर पर कुछ और, इस तरह से सामान हो। हर डिपार्टमेंट अलग है ना, है तो एक ही बिजनेस लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग हो गया। अगर वो बिजनेसमैन केवल सिंगल अकाउंटिंग बनाएगा एज यूजुअल, तो उसको कभी नहीं पता चल पाएगा कि गारमेंट्स में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, हाँ या ना, ग्रोसरी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, किचन अप्लायंसेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसको अलग अलग कभी नहीं पता चल पाएगा। अलग अलग पता चल जाए तो हम अपनी एनर्जी या एफिशिएंसी उस जगह ज्यादा लगाएंगे जहां पर प्रॉफिट मार्जिन अधिक हो। हम उन पोटेंशियल कस्टमर्स या उनकी रिक्वायरमेंट्स को जान पाएंगे जिनसे अभी तक हम बच रहे थे या नहीं कर पा रहे थे या डिलीवर नहीं हो पा रहा था, हाँ या ना। यानी हम अपने बिजनेस के लॉसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस बिजनेस में इस जगह पर ये कॉस्ट है, तो हम उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हमें अकाउंटिंग के साथ साथ हमें कंट्रोलिंग सिस्टम को भी ऑप्शन देता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना करके कंट्रोल करें। अगर हम सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं तो मैंने जैसा कहा प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी उस समय अगर हम उसको कॉलम वाइज लेजर या सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करें। इसका मतलब एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट में हमको कई कॉलम बनाने पड़ेंगे, जिस डिपार्टमेंट का जो आइटम होगा उसको वहां फीड करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि चलिए क्या, अभी आएगा एग्जाम्पल तो आएगा ही, सारे क्वेश्चन उसी पर ही सॉल्व होंगे। तो हमको अपने कॉलम्स उस तरह से बढ़ाने पड़ेंगे अगर हम सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो। दूसरा, आप सेपरेट सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए। एक डिपार्टमेंट का अलग सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, दूसरे डिपार्टमेंट का अलग सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरीके आपके ऑप्शंस में हैं, जिस तरीके को यूज करना चाहें। तो ये समझ में आया कि डिपार्टमेंटल अकाउंट यूज कहाँ होता है। अच्छा, कभी कभी होता क्या है, मान लो हम कोई प्रोडक्ट एक्स बनाने जा रहे हैं और उस प्रोडक्ट एक्स को बनाने में 3 प्रोसेस लगेंगे, ए, बी और सी। इसके बाद बन जाएगा वो प्रोडक्ट एक्स। अब अगर ये 3 प्रोसेस हम बना रहे, मैंने वर्ड यूज किया प्रोसेस, यहां पर भी हम डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। अरे, एक चैप्टर पढ़ोगे कॉस्टिंग में, प्रोसेस कॉस्टिंग, तो डिपार्टमेंट ए बना लो प्रोसेस ए के लिए, डिपार्टमेंट बी बना लो प्रोसेस बी के लिए, डिपार्टमेंट सी बना लो प्रोसेस सी के लिए। यू कैन डू सो, कोई दिक्कत नहीं है अगर स्टेप वाइज है। ये रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, ये इसके लिए रॉ मटेरियल होगा, और इसका जो फिनिश गुड्स होगा इसके लिए रॉ मटेरियल होगा, और इसका जो फिनिश गुड्स होगा वो तो एक्स बना ही बना। ये भी यूज हो सकता है डिपार्टमेंटल, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात समझ में आई। अच्छा, डिपार्टमेंट्स को हम 2 तरीकों में बांट सकते हैं।
ये कहलाते हैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स या इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। डिपेंडेंट ये ए के ऊपर बी डिपेंड है और बी के ऊपर सी डिपेंडेंट है और एक्स सी के ऊपर डिपेंड है। दीज आर द डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, यानी एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। और एक इंडिपेंडेंट होता है भैया, ए का काम है क्लॉथिंग का, गारमेंट्स का, बी का काम है ग्रोसरी का, ए से उसका कोई लेना देना नहीं। अब समझ में आई? जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स की और इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स की, तो फिर कुछ नई चीजें सामने आती हैं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। अगर डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है तो मैंने हर एक मैनेजर को बोल रखा है, देख डिपार्टमेंट ए तेरे हाथ में है, तेरे जिम्मे है, डिपार्टमेंट बी तेरे जिम्मे है, किसी दूसरे को बोलूंगा डिपार्टमेंट सी तेरे जिम्मे है। अपने अपने प्रॉफिट और लॉस को जरूर देखना, उसी के बेसिस पर तुम लोग का आगे प्रमोशन या डिमोशन होगा, या तुम लोग को बोनस और कमीशन मिलेगा, या तुम लोग की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। हाँ या ना? ये होता है डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। अब जब डिपेंडेंट डिपार्टमेंट होगा, डिपेंडेंट डिपार्टमेंट होगा, तो ए डिपार्टमेंट का मैनेजर या उसको संभालने वाला जो होगा कंट्रोलर, वो चाहेगा कि कॉस्ट कम से कम आए, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। हाँ या ना? तो वो लोग एक गोल ओरिएंटेड काम करेंगे। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो एक बहुत बड़ा लोचा होता है, जानते हो क्या? जरा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। डिपेंडेंट की बात मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है ना? इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो हमने यहां परचेस किया 100 यूनिट 1000 रुपए की, और वेजेस वगैरह लगाया मैंने 2000। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 3000। हाँ या ना? इसने लॉस कर दिया 20%, यानी कितने यूनिट नुकसान हो गए? कैरेट डाउन कितनी यूनिट्स हुई? बोलो ना। ये आ गया इसके पास ट्रांसफर, चलो ब्रॉड डाउन कर दे रहे हैं। 80 यूनिट ट्रांसफर हुई है 3000 में। इसने भी कुछ वेजेस लगाया, मान लेते हैं 2000, और इसने भी लॉस कर दिया 20%। बोलो, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? पक्का? कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे ही तो बनेगा कुछ। हाँ या ना? अगर यहां पर अच्छा मैनेजमेंट होता तो शायद ये नुकसान 10 होना चाहिए था। कितना? लेकिन हो कितना गया? जाहिर सी बात है कि ज्यादा नुकसान किया किस मैनेजर ने, लेकिन कॉस्ट बढ़ करके ट्रांसफर किसके पास हुई है? खामियाजा कौन भुगत रहा है? अगर भी यही सामान मार्केट से खरीदे तो यही 80 यूनिट्स उसको 2800 में मिलेंगी। मान लेते हैं। तो बी के लिए क्या बेटर है, ए से लेना या मार्केट से लेना? यही सीखो तुम लोग। कंपनी का बंद कर दो, आधा कंपनी बंद कर दो तुम लोग 200 रुपए बचाने के चक्कर में। अरे इसके ऊपर डंडे पड़ेंगे, डंडे, कि भाई पहले तो तू नुकसान को कम कर, और जब मार्केट रेट इतना है तो तू 3000 पे कैसे ट्रांसफर कर सकता है भाई? तेरे नुकसान का खामियाजा बी डिपार्टमेंट क्यों भुगते? इससे तुम्हारा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम तो हो ही लापरवाह,
लेकिन बी जो लापरवाह नहीं है, जिसका लॉस होना चाहिए था 25, उसने नुकसान किया है 16, हो सकता है, लेकिन तुम्हारे कारण उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो जो नुकसान कम कर रहा है उसको इनाम मिलना चाहिए, बल्कि उल्टा उसको पेनाल्टी मिल रही है ज्यादा कॉस्ट पर सामान लाकर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जा रही है। यानी ए के कारण किसकी एफिशिएंसी कम हुई? बी की। हो सकता है बी भी लापरवाह हो, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान किसको बर्दाश्त करना पड़ेगा? सी को। तो यहां पर हम मल्टीपल वे में कंट्रोल कर सकते हैं। हम मार्केट वैल्यूज पता कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि डिपेंडेंट है। हम यहां पता कर सकते हैं कि आज की डेट में मार्केट कितना चल रहा है। बोलो, हो सकता है 40 रुपए चल रहा होगा, हो सकता है 30 रुपए चल रहा है। अगर 40 रुपए चल रहा है देन इट इज अफोर्डेबल, लेकिन अगर 30 रुपए चल रहा है तो व्हाई इट इज 3000? इसको कम करो, कोशिश करो। और एक अच्छा मैनेजमेंट हर समय कॉस्ट सेविंग्स के बारे में सोचता है। एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा सेल्स के बारे में तो सोचता ही सोचता है, कॉस्ट को भी रिड्यूस करने के बारे में हमेशा सोचता है। हमने सोचा था, मेरी बात ढंग से समझना, हमने सोचा था मेरे बिजनेस पे जो सामान लग रहा है ना, उसकी कॉस्ट आनी चाहिए 8 रुपए, 5 रुपए मटेरियल, 2 रुपए लेबर और 1 रुपए ओवरहेड, ये आनी चाहिए कॉस्ट, ये मैंने सोचा। लेकिन एक्चुअल में जानते हो क्या हो गया? एक्चुअल में लग गया 10 रुपए, यहां लग गया 6 रुपए, यहां लग गया 3 रुपए, यहां लग गया 98, 10.5 एक्चुअल में लग गया। तो अब कंपनी क्या कोशिश करेगी कि इसको कहां तक ले आओ, इसको कहां तक ले आओ, इसको कहां तक ले आओ। मतलब कॉस्ट बढ़ाने का काम करोगे, मतलब इंसान, वो तो ठीक है ना, ये तो अपनी जगह ठीक है। प्रॉब्लम इधर है तो इसको कम कर लो, कोशिश करो स्टैंडर्ड तक लाने के लिए। एक बार अगर इसको अचीव कर लिया तो इसका मतलब हमारी टेंशन शुरू, खत्म नहीं। जो अच्छा मैनेजमेंट होता है अपने कॉस्ट टारगेट्स को अचीव करने के बाद फिर से उसमें हिडन सेविंग्स देखता है। क्या देखता है? और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये कभी एंड होने वाला नहीं है। क्या अब बात समझ में आई? तो यहां पर भी देखो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू रिड्यूस और कंट्रोल और कॉस्ट। हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस करने की कोशिश, ये इसी से पॉसिबल है जब हम डिपेंडेंट डिपार्टमेंट हो या इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हो, वहां पर हम अपनी कॉस्ट को, एफिशिएंसी को, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ये सारी कहानी वही है, टोटल वही स्टोरी है जो मैंने बताई है। प्रॉब्लम जानते हो कहां है? मान लो 4 फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर पर है, ये फर्स्ट फ्लोर पर है, ये सेकंड फ्लोर पर है, और इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया आ गया आ गया 20,000। कैसे बांटोगे तीनों में? मैंने कम बोला है 20,000, 2 लाख हो सकता है। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कैसे बांटा जाए। तो सब में अलग अलग, अगर सब मीटर लगा दो तो पता चल जाएगा किसने कितना कंजम्पशन किया है, हाँ या ना? जितना कंजम्पशन किया है उसके हिसाब से निकला 16,000। ये 4,000 एक्स्ट्रा कहां चला गया? अरे पार्किंग का एरिया, अरे कॉमन लॉबी, अरे वॉशरूम वाला एरिया, अरे कैंटीन वाला एरिया, अरे गेस्ट जहां स्टाफ रूम अगर कोई बना हुआ है, मीटिंग रूम बना हुआ है, वो एरिया, उसकी तो कॉमन लाइट होगी, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे भाई? चलो 16,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी, व्हाट अबाउट द 4,000? तो जिस रेशियो में हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी उसी रेशियो में उसको भी कंज्यूम मान लेंगे। यानी अब हमें कुछ खर्चों को बांटने के लिए हो सकता है कि कुछ रेशियोज निकालने पड़े, ताकि वो कॉमन एक्सपेंसेस को हम डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर सकें। अब समझ में आई बात? रेंट है, मकान मालिक रेंट मांग रहा है 2 लाख रुपए, कैसे दे? तो 3 पार्ट में बांट दो, या जिस डिपार्टमेंट ने जितना एरिया कवर किया हुआ है उस हिसाब से बांट दो। बात समझ में आई?
गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी पर टैक्स है तो प्रॉपर्टी के फ्लोर एरिया के हिसाब से बांट दो। डेप्रिसिएशन है तो मशीन की वैल्यू के हिसाब से बांट दो। डिपार्टमेंट ए यूज करता है 5 लाख की मशीन, ये यूज करता है 2 लाख की मशीन, ये करता ही नहीं मशीन को यूज, तो जितना भी डेप्रिसिएशन है वो 5:2 के रेशियो में बढ़ जाए। अब बात समझ में आ रही है, यानी कि we are needed to have some ratios for the purpose of proper apportionment or proper allocation of the expenditure, which are the common one. Clear? अगर आपका रेंट है, रेट्स हैं, टैक्सेस हैं, रिपेयर मेंटेनेंस है और बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, तो जो फ्लोर एरिया है उसके हिसाब से बांट देना। अगर आपका लाइटिंग और हीटिंग है तो एनर्जी के कंजम्पशन के हिसाब से बांट देना। अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, ट्रेवलिंग सेल्स है तो सेल्स के हिसाब से बांट देना। कैरिज इनवॉर्ड परचेस पर होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड परचेस के हिसाब से होता है, उसी रेशियो में बांट देना। डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं, कैरिज आउटवर्ड दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं सेल्स पर, तो वो सेल्स पर बढ़ जाएगा। वेजेस और सैलरी चूंकि मंथली होता है तो टाइम रेशियो या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से बांट देना। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स को हम वैल्यू ऑफ एसेट्स पर बांट देंगे। कॉमन चीजें हैं, बोलो। एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्सपेंसेस को हम टाइम बेसिस पर, अगर वो भी ना मिले तो हम सेल्स रेशियो में बांट सकते हैं। क्लियर हुआ? चला जाए? पक्का? की जो स्टोरी थी या कह सकते हो थ्योरी है, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करते हैं तो वैसे ही उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कहता है डिपार्टमेंट पी ने डिपार्टमेंट क्यू को सामान ट्रांसफर किया। अब होता क्या है, कभी कभी हम डिपार्टमेंट्स को कहते हैं तू अपना प्रॉफिट लॉस खुद देख, तू अपना प्रॉफिट लॉस खुद देख और तू अपना प्रॉफिट लॉस खुद देख, सबको मैंने अलग अलग बोल दिया। तो जब डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा फिनिश गुड्स तो अपना प्रॉफिट जोड़ करके ट्रांसफर करेगा। दूसरा डिपार्टमेंट ये नहीं कर सकता अरे तू तो हमारे ही घर का है, हमसे ही प्रॉफिट लेगा। तो डिपार्टमेंट ए बोलेगा भाई हम डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हमसे हमारा प्रॉफिट टारगेट दिया गया है, तू अगर मार्केट से खरीदता तो तू मार्केट में पेमेंट करता। तू मान ले कि तू हमसे खरीद रहा है, बोलो नींद आ रही है? नींद आ रही है? मान लेते नहीं आ रही, लेकिन हमको तो लग रहा है आ रही है। तो यहां पर हमने उनको टारगेट्स दिए हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे को प्रॉफिट पर सामान बेच रहा है, कितने पर? चलो एक एग्जांपल वो भी मैं बता देता हूं कि हम करने क्या जा रहे हैं। बेसिकली फैन ऑफ करना हो तो कर लेना बाबू, सोचना मत। देखना इधर, मान लेते हैं ये डिपार्टमेंट ए है और ये बी है, ये टोटो है। ये ए है, ये बी है और ये, हाँ जी, टोटो मतलब टोटल। देखना, इसने परचेस किया 1 लाख का सामान और सेल कर दिया 1,20,000 में, नहीं कर सकता? तो इसके लिए जीपी कितना हो गया ए के लिए, तो बी के लिए परचेस कितने का हो गया? इसने 30,000 का प्रॉफिट लिया और बेच दिया 1,00,000, तो बताओ हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? क्या बात कर रहे हो, सॉरी 20,000 था ना ये, हाँ टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? अरे बोलो ना टोटल प्रॉफिट। अगर ये लोग प्रॉफिट नहीं चार्ज करते आपस में
तो ए परचेस करता कितने में और ट्रांसफर कर देता कितने में, हाँ या ना। इसके पास जीपी कितनी होती तो इसके पास परचेस कितनी हो जाती, या ट्रांसफर कितने का हो जाता है 1 लाख, और ये बेचता कितने में, तो प्रॉफिट कितना आया। बात वही रही दोनों केसेस में। बात डिपार्टमेंट को तो अल्टीमेटली कंपनी को उतना ही पैसा मिलेगा सेल पर, लेकिन उसने उस अमाउंट को, प्रॉफिट को हर डिपार्टमेंट में बांट दिया ऐसा करके कि तू अपने डिपार्टमेंट की सेल अपने जान ट्रांसफर तो तू अपना जान। इसको कहते हैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। क्यों? लेकिन डिपेंडेंसी में भी ये इंडिपेंडेंट हो गया कि हम अपने प्रॉफिट और लॉसेस को अलग अलग रखेंगे। जरा ढंग से सुनना। डिपेंडेंट ब्रांड तब होता है जब बी का ए के बिना काम ना चल पाए। इंडिपेंडेंट वो होता है जो अपना परचेज, अपना सेल, उसका दूसरे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना, बस ना। यहां कोई दिक्कत है? तो यहां पर वही कह रहा है कि एक डिपार्टमेंट ने, अच्छा वापस आते हैं, मान लो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाए इसके पास 40,000 का, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, मान लेते हैं 40,000 का, तो ये हो जाएगा 70,000। अब बताओ ये 40,000 का जो कॉस्ट है बी के लिए, जो बचा हुआ सामान है, क्या करें इसको? बैलेंस शीट में दिखाएं या ना दिखाएं? क्योंकि ये तो ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, हमको दिखाना किस पर है? टोटल में। कौन दिखाएगा? हेड ऑफिस। दोनों को जोड़ करके दिखाएगा। अच्छा ये 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। अरे इंसानों, ए ने बी को जब ट्रांसफर किया था तो इसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ लिया था, जोड़ा था नहीं जोड़ा था? क्या हम अपना स्टॉक हेड ऑफिस में, अपने ही स्टॉक को हम प्रॉफिट पर दिखाएंगे क्या? सेल प्राइस पर दिखाएंगे क्या? तरीका यही बनता है क्या? 40 का दिखाया बी ने तो हम भी 40 का दिखा दे हेड ऑफिस। अरे हमें तो मालूम है ना कि आपस में इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड हुआ है, तो इसमें कुछ प्रॉफिट भी शामिल है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमें किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? इसी को हम लोग कहते हैं रिजर्व्स। कौन सा रिजर्व? अब समझ में आई बात? एक नया नाम, स्टॉक रिजर्व। यानी इसमें जो प्रॉफिट एलिमेंट है उसको एलिमिनेट करो। हेड ऑफिस का जब कंबाइंड बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे तो उसमें आप रिजर्व प्रॉफिट नहीं दिखा सकते स्टॉक में। स्टॉक में से प्रॉफिट का एलिमेंट क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। स्टॉक मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट नॉर्मली, अदरवाइज यू नो वेरी वेल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। यही तो जानते हो। तो हम लोग कॉस्ट और एनआरवी में से अभी थोड़ी देर के लिए एनआरवी को किनारे करते हैं, मैं फोकस कर रहा हूं केवल कॉस्ट पर। वी मस्ट ट्राई टू शो आर क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट ओनली अभी फिलहाल। तो यहां पर वही क्वेश्चन है कि ए ने, डिपार्टमेंट पी ने क्यू को ट्रांसफर किया सामान 50% कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ करके, और क्यू के पास जो कॉस्ट स्टॉक बचा हुआ है वो 87,000 का है। 27,000 मैंने क्या बोला? 87 बोल दिया। अच्छा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। $27,000 का बचा हुआ है सामान, और ये मालूम है कि उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है क्योंकि किसके पास बचा हुआ है? क्यू के पास। और सामान किसके यहां से आया था? पी से। किसके पास? और पी ने जब सामान ट्रांसफर किया था ना, कॉस्ट में 50 रुपए ऐड कर लिया था। देखो ना, कॉस्ट में 50 रुपए, यानी सामान जो ट्रांसफर हुआ है वो कितने में हुआ है? तो 150 इज इक्वल टू 27,000, तो 50 इज इक्वल टू 9,000, और ये हो जाएगा 18,000। ये हमारा स्टॉक रिजर्व है। 9,000 क्या है? 9,000 क्या है? किसके स्टॉक में ये प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? पी के या क्यू के? क्यू के। पी ने तो सामान लिया है ना क्यू से, इसी के पास तो बच गया, और पी ने इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ कर दिया था। तो है तो पी का स्टॉक, लेकिन रखा किसके पास हुआ है? क्यू के पास।
ट्रांसफर किसके पास हुआ? क्यू के पास। पी ने उसमें अपना प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ दिया, यानी क्यू के पास जो स्टॉक बचा हुआ है उसमें प्रॉफिट एलिमेंट 9000 पी वाला जुड़ा हुआ है। इसके पास जो स्टॉक पड़ा होगा उसमें पी का कुछ स्टॉक रिजर्व जुड़ा होगा, उसको हटाना पड़ेगा। वो कितना आया? 9000। यानी 27 में से 9 निकाल दो, कितने पर शो करना पड़ेगा? ठीक है, स्टॉक रिजर्व। कोई दिक्कत है क्या इसमें समझने में? क्वेश्चन नंबर 2। जेड लिमिटेड के पास 3 डिपार्टमेंट है और वो आपको ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं। लिख लो इसको। ट्रिकी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। कहो तो टाइम दे दें, कहो तो खुद सॉल्व करने के लिए टाइम दे दें। हमें 3 डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, कितने? और हमें यूनिट भी दिए हैं, अमाउंट भी दिया है, यूनिट भी दिया है, सेलिंग प्राइस भी दिया है, यूनिट्स भी दिया है, यूनिट्स भी दिया है। जरूर यूनिट्स का कुछ लोचा है। और कॉलम बन कॉलम असल में ज्यादा बनेंगे। चलो, कितने डिपार्टमेंट हैं? 3, ए बी सी और टोटल। चलो कोशिश करते हैं। देखो इधर, ये हो गया यूनिट रुपीज, यूनिट रुपीज, यूनिट रुपीज। हमें जो इंफॉर्मेशन दी है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, नहीं, ये परचेज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? यूनिट्स में दिया है 6000, 12000, 14400। तो हमने यहां लिख दिया टू परचेज 6000, 12000
एंड 14,400 बोलो। अच्छा, परचेस टोटल दिया है 6 लाख का, तो टोटल वाले कॉलम में लिख दें। फिर कहता है सेल्स, यूनिट्स में दिया है 6,120, 11,520 और 14,976। अच्छा जी, सेल्स हो गया, सेलिंग प्राइस दिया है 40, 45 और 50, मल्टीप्लाई कर सकते हो। दो 44, 800। अच्छा, दूसरे की सेलिंग प्राइस कितनी है? 45 है। पक्का? और 14,976 मल्टीप्लाई कर दो 50 से, 748,800। ये हो गया सेल्स। कोई टफ था क्या यहाँ तक? अब पछता रहे होगे कि हम लोगों ने किया क्यों नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स है? हाँ 36 है ना। हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर ऐसे देखा जाए, वी हैव प्लेस्ड ऑल द इंफॉर्मेशन ना, ना, एक लास्ट लाइन हमने छोड़ दी है जो इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। Assuming that the rate of profit on sale is uniform in each case, यानी हर केस में जीपी रेशियो आपका सेम है। क्या है? सेम है। जीपी रेशियो तीनों केसेस में सेम है। यानी अगर इधर 20% जीपी रेशियो है तो इधर भी 20 होगा, और तीनों केस में 20 होगा। 30 है तो तीनों केस में 30 होगा, 25 है तो तीनों केस में। तो हम करें तो करें क्या, लेकिन कैसे आ सकता है? मतलब ओपनिंग स्टॉक, मतलब बताओ कितना दिख रहा है, बता सकते हो? अगर हमने इतना यूनिट सेल कर दिया, इतना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो यूनिट बताओ कितना आ जाएगा? 6,720। अरे बोलो। और इधर माइनस कर दो 6,720 में से, तो ओपनिंग स्टॉक आ गया यूनिट्स में। जीपी तो मालूम नहीं अभी भी, और जीपी यूनिट्स में नहीं होगा, यूनिट्स में नहीं होगा, यूनिट्स में नहीं होगा। इधर का टोटल करो कितना आया? 12,480। अच्छा, तो ये हो जाएगा 480। इधर का देखो, 14,976 में 36 जोड़ो, 15,012 माइनस करो 14,400 है, 612 होगा ना? 612। ये कितना आ रहा है? ठीक, ठीक तो है, देख लेना भाई। ढंग से सुनना। अब आगे और क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ आ रहा है हिसाब किताब समझ में, कि अभी भी ब्लैंक है? अब तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर कर दी, द लास्ट वन पॉइंट, दैट द जीपी रेशियो इज इक्वल इन ऑल द केस। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर जीपी रेशियो निकल जाए हमारा
तो जितनी भी सेल है उसका जीपी अमाउंट यहाँ 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 रख सकते हैं ना, और अगर वो रख देंगे तो टोटल कॉस्मिक यूनिट्स को डिवाइड कर लेना, पता चल जाएगा। पक्की बात, चलें? चलो भाई, देखो इधर परचेज कितना है, 6 लाख। कितने यूनिट्स, नहीं कितनी यूनिट्स, 6,000, 12,000, 14,400, 6,000, 12,000, यही तो है। और अगर हम यहाँ लिख दें सेल ए का, बी का और सी का, रेट मालूम है ना, सेल प्राइस 40, 45, 50, तो 40, 45 और 50। ओपनिंग स्टॉक मालूम है, नहीं मालूम। क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, नहीं मालूम। ये मान लो जितना खरीदा सब बेच दिया ना, मान लो कि जितना खरीदा था अगर सारा का सारा बेच दें तो जीपी रेशियो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। बताओ कितना आया पहले का सेल, 480, 540, 14 पंचे 70, 7,70,000। अच्छा 7,20,000, सॉरी उप्स। हाँ बताओ कितना आया टोटल मिलाकर, 4 4 8 2 10 7 18, 15 लाख। अब 15 लाख में से 6 लाख गया तो जीपी कितना बचा, 9 लाख। इसका मतलब जीपी रेशियो कितना आ गया, उड़ी बाबा, तीनों में 60 मान लो। अब पहले का निकालो तो जरा देखो, 248, 244 800 का 60% निकालो, 244 800 का 60% निकालो, 1 लाख ये हो गया। दूसरे का जरा निकालो तो, 518 400 का 60% निकालो, और लास्ट वाले का निकालो तो 748 800 का 60%। अब जरा देखो, अगर हम कॉस्ट की बात करें, किसकी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ए का, देखो इधर 244 800 माइनस जीपी 146 880, बताओ कितना आया। यहाँ सीधे 40% निकाल लो, 220। ढंग से सुनना, सुनो 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 सुनो, ये रुपीस में है। इसका मतलब इतने रुपए की कॉस्ट का सामान बेचा गया है, इतने रुपए की कॉस्ट का सामान बेचा गया है। यूनिट्स की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, तीनों मालूम है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 720 और 6,000, माइनस क्लोजिंग है 600 शायद, हाँ। तो कितना आया ये, यूनिट्स में देखो तो 6,120 यूनिट्स। और इसका रुपीस में क्या हिसाब किताब है, पर यूनिट बता दो। ₹16 आ तो गया, मल्टीप्लाई कर लो सब में 16 से, 720 इंटू 16 करो, 6,000 इंटू 16 करो, अरे इंसान, हम केवल एक का निकाल लेते हैं।
हाँ, इसका बताओ 16 रुपए से मल्टीप्लाई करो। जरा क्लोजिंग स्टॉक को 16 रुपए से मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर मैच कर गया होगा। है टफ, ट्रिकी तो था। बी की बात करते हैं, सुनो इधर, बी की बात करते हैं भाई। 5 18 400 माइनस 3 11 40, बताओ कितना आया। यूनिट्स में अगर बात करें, सुनो 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 सुनो, 480 प्लस 12,000 माइनस 960, यानी 11,500 डिवाइड करो यूनिट्स और रुपीस, कितना, सब में 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 480 इंटू 18, इधर बताओ 960 इंटू 18, 17। अब आते हैं सी की बात करते हैं, है ना इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा पछतावा हो रहा होगा। 7 48 800 माइनस 60% कर देना सीधे सीधे, 4 49 280, कितना आया, माइनस करो ना। $500 ये रुपीस में है। यूनिट्स की बात करो तो 612 14 400, माइनस 36, कितनी यूनिट्स हो गई, 14 900। चलो डिवाइड करके बताओ कितना रुपया हो गया, 20। एग्जैक्ट आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई करते जाओ आंसर आ गया। 612 इंटू 20 12,240, 14 400 इंटू 20 288, इसका देखो 720। दिस इज योर आंसर। मजा आया, मजेदार था भी। नोट कर लें, देख लो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। 720 17 280 आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 इज द क्लास वर्क। क्वेश्चन इज सेम जैसा किया है तुम लोगों ने,
देख लो, ओपनिंग परचेस दिया है, सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि अलग है? हाँ, क्वेश्चन सेम है। कर लोगे या हम करवाएं? छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 हम केवल आज पढ़ा करके छोड़ेंगे आपको। हम आपको होमवर्क देंगे ये, क्योंकि अब आ गए आपके एडवांस क्वेश्चन, बेसिक्स खत्म है। और जिस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन था उस तरह के 2 क्वेश्चन अभी और आने बाकी हैं, जिसमें होना है ब्लड प्रेशर हाई, लो वालों का लो। मेसर्स ओमेगा इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके 3 डिपार्टमेंट हैं। इंफॉर्मेशन दी हुई है पूरे साल भर की, रुपीज में है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डेटर्स एट द एंड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ फर्नीचर of each department, floor space occupied in square feet, and number of employees in each department, electricity consumed in units by each department. The balance of other revenue items in the books for the year are as given below. Carriage inward. You are required to prepare the trading and PL for the year ending after providing the provision for doubtful debts. चलो, इसका मतलब कोई नीचे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं दिया, कैरिज इनवर्ड दिया है। Now we are needed to distribute this carriage inward in 3 different departments. How? कौन सा रेशियो लेंगे आप? अरे क्या बेस लेंगे आप इस 3000 को तीनों डिपार्टमेंट में बांटने के लिए? दिस इज योर क्वेश्चन। यूनिट्स इतनी मार खाओगे। अरे परचेज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड किस पर लगता है? किस पर लगता है? परचेज पर। तो वैल्यू ऑफ परचेज, तो रेशियो आप क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ, पक्की बात है। कैरिज आउटवर्ड सेम या सेल्स? अच्छा सेल्स, तो इसका रेशियो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सेल्स, क्योंकि आउटवर्ड तो सेल्स पर लगता है। सैलरी किस पर लेंगे? हमें नहीं मालूम, परचेज या सेल्स? तो ये किस लिए दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है इंसान? क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पर सैलरी किसको देते हो? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया है ना, तो रेशियो क्या लोगे? वो हमने कहा परचेज या सेल्स, तो दिमाग उसी दोनों में दौड़ रहा था। हाँ, एडवर्टीजमेंट का क्या करें? सेल्स रेशियो। डिस्काउंट किस में? डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रेट्स, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट वगैरह, फ्लोर एरिया, डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, और लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। 2 अमाउंट आ सकते हैं, या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर बांटो या वैल्यू ऑफ सैलरी पर बांटो। वैल्यू ऑफ, नॉर्मली वेलफेयर एक्सपेंसेस जो होता है वो सैलरी पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? तो हम सैलरी के ऊपर बेस ले लेंगे। इसने क्या किया है? आई डोंट नो, नो डोंट नो, डोंट नो, डोंट नो, देखा जाएगा। ठीक है ना? अब किया जाए इस क्वेश्चन को कि कर क्या होगे। क्वेश्चन नंबर 4, कितने डिपार्टमेंट थे?
तुम लोग टोटल का भी कॉलम बनाना। ये हो जाएगा रेशियो का बेस क्या है, टोटल का कॉलम तुम लोग बना लेना, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल। अच्छा, ऊपर मैंने डिपार्टमेंटल अकाउंट लिखा था क्या? ओके, ये भी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट है, सही कर लेना इसको। अच्छा जी, बताओ एक एक करके। ओपनिंग स्टॉक दिया है 36, 24, 20। ओपनिंग स्टॉक में परचेज दिया है 132, 88, 44। कितना? हाँ हाँ, डेटर्स चलो, सेल्स दिया है 180, 134, 90। है ना। क्लोजिंग स्टॉक दिया 45, 17, 521। कितना? हमारा ये बचा हुआ है डेटर सेट एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, बाकी चीजें छोड़ दो। यहाँ आ जाएगा जीपी, बैलेंसिंग फिगर, बताओ कितना आया। 225 यहाँ का टोटल है, 168, 32, 57,000। कितना आ रहा है? हाँ, सही है। ये बताओ कितना आया। 8, 2, 10, 1, 12, 40, 500, 1,11,000, 1,11,000। 36, 11, 67, 47,000। अच्छा, देख लेना गलती ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। हम हड़बड़ी में कर रहे हैं तो हमारा कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो। 57,000, 40,500 एंड 47,000। अरे बोलो। आते हैं अब जरूरी काम पर, और वो है आपका कैरिज इनवॉल्व। और ये गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, सब चीज गलती हो गई। उड़ी बाबा। कैरिज परचेज रेशियो 3,000 को बांट दो परचेज रेशियो में। परचेज रेशियो बता सकते हो कितना है? 1, 32, 88 और 44 को अगर आप 12, 8, 4, 3, 2, 1 का रेशियो आया। कितना आया रेशियो? नहीं आया।
अरे ये देख लो ना, 44 का डबल हो गया 88, 44 का ट्रिपल हो गया 132। तो 3-2-1 का ही तो रेशियो हुआ। 3-2-1 में बांटो तो 3000 को, 3000 रुपए को बांटो तो 3-2-1 में, हो गया, यही आएगा। तो ये उस हिसाब से माइनस हो जाएगा ना, 57 में से 1500 माइनस करो, 55,500, ये 39,500 और ये 46,500। आउटवर्ड सेल्स का हिस्सा होता है ना भाई, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, वापस 12th पढ़ाना है क्या? चलो इधर कैरीज आउटवर्ड देखो कितना है, 2700, और सेल्स का रेशियो बता सकते हो कितना है? ये देखो 2 3 4, 4-3-2 का रेशियो है, देख लो, हम तेज आदमी हैं। सेल्स रेशियो है 4:3:2, आ रहा है कि नहीं? एक मान लो 45, 45 का डबल कितना है, 45 का 3 गुना कितना है, और 45 का 4 गुना कितना है, तो कितना था, 2700 था ना। 2700 को 4-3-2 में बांटो, 2 सैलरी है, नहीं कैरिज आउटवर्ड 1200, 900, 600, ठीक, कोई दिक्कत इसमें? तो हमने इसको बांट दिया 4-3-2, और ये बटा था हमारा 3-2-1। अच्छा, तो हम लोगों ने ये बांट दिया। सैलरी देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर 48,000, तो 2 सैलरी। अच्छा इधर देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशियो कितना है, 3-4-5, 5-4-3, कितना रुपया था, 48,000, 12-4 20,000, 16,000 और 12,000, आ गया। बोलो, सैलरी के बाद है हमारा एडवर्टीजमेंट, वो सेल्स रेशियो पर रहेगा 2700, 1200, 900 और 600। डिस्काउंट अलाउड, ये भी सेल्स रेशियो पर 2250। 1000, 750, 500। डिस्काउंट रिसीव्ड परचेस के रेशियो में आ जाएगा 1800। परचेस का रेशियो क्या था, 3-2-1, कितना रुपया था ये, डिस्काउंट रिसीव्ड 1800, रेंट रेट्स एंड टैक्स 7,500 है। फ्लोर एरिया देखो कितना कितना दिया है, 3, तो ये हो जाएगा 4, 5 और 6, 5 4 15, 5 5 31, 25 और 2000, क्या रेशियो आया था, 6-5-4। बोलो, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ फर्नीचर के हिसाब से कितना है, 1000। 1000 को बांटो, क्या रेशियो है फर्नीचर का, 2-2-1, तो 4-4-2,
बोलो। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बेसिस पर जाएगा। कितना है इलेक्ट्रिसिटी? 3000। 3000 है ना, तो 3 2 1 के रेशियो में बांट दो, 3000 है। हाँ बोलो। लास्ट, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। कितना दिया हुआ है वेलफेयर एक्सपेंसेस? 2400, और सैलरी के बेसिस पर बांट दे, 5 4 3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है? आंसर आ जाएगा। बहुत टफ था क्या ये? लेकिन एग्जाम में गलत हो जाते हैं ना, ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, प्रैक्टिस नहीं होती ये बोलो, प्रेशर तो होगा ही होगा जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो। हाँ, 56 400, 40 100, हाँ 22 400, 23 400, 26 400, 26 800, 27 800, 29 300, 30 300, 26 100। देख लेना भाई, मान लेते हैं 27 100, नीचे आंसर देख लेते हैं। उड़ी बाबा ये क्या? अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये था भाई, हमको कुछ छूट रहा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, तो क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसीलिए हम एक बार क्वेश्चन जरूर देखते हैं पूरा। ये छूटा हुआ था। तो 5% देखो, ये क्लोजिंग डेटर्स पर निकाल लो 750, और दूसरे वाले में 5% है ना, तो 500 हो जाएगा दूसरे वाले में, और 500 इधर हो जाएगा बस। हाँ बताओ कितना कितना है? 26 350, इसका है 40 100, माइनस करके बताओ। 9 18 17 800, 19 550, 20 21 22,050, 22 23 450, 24 250, 24 750, 25, हाँ 14, ये आ रहा है, देख लें आंसर। बधाई हो, इधर देखो 29 300 ही आएगा, देख लो आ रहा है। खत्म, सिंपल था। तो तुम लोग इसको भी जरूर देखना, ये जो मैंने रेशियोज लिखे हुए हैं, लाल से लाल मिला मत चले जाना, हमको ये अलग कलर से करना था, ठीक है ना? ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अकाउंट में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें देख ली। अब हम लोग को केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और एक लास्ट लेक्चर इसके बाद के बाद लेक्चर में चलेगा,
जिसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे एंड बोथ ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये समझे? थैंक यू बच्चों।